नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये इसका चौथा पार्ट है। इसके रिगार्डिंग 3 पार्ट हमने और ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाके देखिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस है और आपके कूट वाले क्वेश्चंस भी हैं, है ना। और आज का जो हमारा क्लास है इस पे जनरली हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं हमारे पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेदार था। इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में मिक गैस के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तो मिथाइल आइसोसाइनाइड पूरा नाम दे दिया गया, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी देता है मिक गैस, है ना। इसको मिक गैस के नाम से भी जानते हैं। तो बात है उस दिन की, अर्थात 2 से 3 दिसंबर की रात्रि की बात है। अगर मैं बात करूं कौन सा ईयर, तो ईयर को ध्यान रखना 1984, है ना। 2 से 3 दिसंबर की रात्रि की बात है। अगर बात करें वर्ष का तो 1984 में। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी कंपनी? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी। तो इस यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को यहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड अर्थात मिक गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये एक जहरीली गैस है। इसका रिसाव कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को। और कौन से गैस का? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। और इस जहरीली गैस के रिसाव से कई लोग मारे गए थे। ठीक है, इस जहरीली गैस के रिसाव से कई लोग मारे गए थे, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोगों ने उस कांड में या उस घटना में अपने को खोए थे, है ना, अपने को खोए थे। तो इसलिए आज भी इसको लोग याद करते हैं, ध्यान रखना है। और कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब? तिथि तो 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को। कौन सी कंपनी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी, है ना। कौन से गैस का रिसाव? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में मिक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाएगा, आपका डी हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कंपनी का नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है और डेट याद रखना है। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, सीसा तथा कार्बन कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है, ये सभी का आंसर सही है ना। तो सीसा तथा कार्बन कण को ही मेजर करते हैं, उसकी जांच किया जाता है ना। तो प्रदूषण जांच में किसकी जांच करते हैं? सीसा तथा कार्बन कण की, है ना। कई लोगों को लग रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनने वाला पॉल्यूटेंट है। जब ईंधन का दहन होता है ना, तब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। वही जो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। और वो जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अच्छे से फ्लो नहीं होने देता या सर्कुलेट होने नहीं देता है ना। और इसी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे ज्यादा इश्यू आने लगते हैं हमको, है ना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, लेकिन किसकी जांच किया जाता है? तो सीसा तथा कार्बन कण का, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। और देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है सीसा, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? सीसा को इंग्लिश में लेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लेड के नाम से जानते हैं, है ना। ध्यान रखना, पहले ये लेड का प्रयोग ना एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता था। ये भी क्वेश्चन बनता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। पहले ना इस लेड का प्रयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता था। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है? देखो, जब हम लोग कभी भी ईंधन का दहन करवाते हैं, जैसे हमारे गाड़ियों में जब भी ईंधन का दहन होता है तो आवाज आता है, तो वो यार आवाज मत आए करके उसमें ईंधन में एंटी नॉकिंग एजेंट को मिलाया जाता था। तो पहले एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का प्रयोग किया जाता था। किसका? लेड का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बाद में पाया गया कि लेड है ये वातावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। इस लेड अर्थात सीसा के कारण कई लोग को लंग्स कैंसर, है ना, लंग्स जो फेफड़ा कैंसर है वो हो रहा था।
कई लोग को लंग्स कैंसर हो रहे थे, है ना, लंग कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। फिर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग अब एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? बेंजीन का, किसका? बेंजीन का, और टालविन का, बेंजीन, टालविन और जाइलिन का, बेंजीन, टालविन और जाइलिन, इसका प्रयोग वर्तमान में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में करते हैं। पहले लेड का प्रयोग किया जाता था, लेकिन लेड से लंग कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो WHO ने उस पर रोक लगा दिया, है ना। वर्तमान में बेंजीन, टालविन और जाइलिन का प्रयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। और एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है? तो जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं या जब ईंधन का दहन होता है तो जो वाइस आता है, तो वही वाइस मत आ करके ही इस एंटी नॉकिंग एजेंट को ईंधन में मिलाया जाता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा सीसा तथा कार्बन कण। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी लोग कर लोगे। पानी और सौर ऊर्जा बोला गया कि पानी और सौर ऊर्जा तो बता दिया गया, इसके अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के बारे में आप सभी को पता होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उसमें होता क्या है? इसमें ध्यान रखना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और आपके किसका जल का, है ना, पानी का 12 अणु आपस में मिलते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? रखना, किसका निर्माण करते हैं? 6 अणु किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं? रखना, ऑक्सीजन के 6 अणु का निर्माण करेगा, ठीक है। और उसके बाद रखना है, आपका ध्यान रखना है किसका निर्माण करता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करता है। ऑक्सीजन के 6 अणु का निर्माण करेगा, फिर ग्लूकोज का निर्माण करेगा, और किसका निर्माण करेगा? जल के 6 अणु का, ठीक है, जल के 6 अणु का, ध्यान रखना है। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन बनता है और क्या बनता है? आपका जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो पानी और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और पानी के 12 अणु आपस में मिलते हैं। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब इन दोनों का आपस में विक्रिया होता है, तब किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, और किसका? आपका जल का निर्माण होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने डी आंसर किया सबका आंसर सही है। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन में। वन पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अपघटक। क्या हो जाएगा? आपका अपघटक, ठीक है। एक पारिस्थितिक तंत्र में 3 चीजें होती हैं, एक हो जाएगा उत्पादक, है ना, और दूसरा हो जाएगा उपभोक्ता, और तीसरा जगह अपघटक, ठीक है, अपघटक। उत्पादक अर्थात जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उपभोक्ता अर्थात जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? उत्पादकों पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको बोलते हैं उपभोक्ता, है ना। और अपघटक ये क्या करते हैं? अपघटक क्या करते हैं? ये अपना जीवन यापन सड़े गले पदार्थों से करते हैं। रखना, ये अपना जीवन यापन, ठीक है, जीवन यापन किनसे करते हैं? तो सड़े गले पदार्थों से, ठीक है, सड़े गले पदार्थों से करते हैं, आपको ध्यान रखना है। सड़े गले पदार्थों से करते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव और क्या क्या आ जाएंगे? जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया सब किस में आते हैं? आपके अपघटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वायरस होता है ये अपघटक के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ध्यान रखना, अपघटक के रूप में। किस रूप में? अपघटक, ठीक है। वो क्या क्या हो जाएगा? आपका सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, कवक, है ना, ये सब आपके अपघटक के रूप में जाने जाते हैं। और वायरस को
किसमें अपघटक में नहीं लिया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए पांचवा में चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए, सबसे कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, मतलब कौन से पारिस्थितिक तंत्र में सबसे कम उत्पादक पाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तान, महासागर, भूमि और मूंगा चट्टान। तो डायरेक्ट ना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेगिस्तान। कहाँ जाएगा? रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान और टुंड्रा प्रदेश, ठीक है, रेगिस्तान और टुंड्रा प्रदेश, रेगिस्तान और टुंड्रा प्रदेश में उत्पादक, ठीक है, उत्पादक बहुत ही कम होता है, उत्पादक है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर कहाँ सर्वाधिक होता है तो डायरेक्ट ना मूंगा चट्टान, जिसे कोरल द्वीप भी बोलते हैं, जिसे कोरल द्वीप भी बोलते हैं, कोरल द्वीप। और कहाँ ज्यादा होता है तो सदाबहार वन में, सदाबहार वन में, सदाबहार वन में ज्यादा होता है। और कहाँ ज्यादा होता है तो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा वाले क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में, डेल्टा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। और नदीमुख है ना, नदमुख है ना, नदमुख बोलते हैं, तो वहां भी उत्पादक है ना वो ज्यादा होते हैं। लेकिन कहाँ सबसे कम होते हैं तो आपका टुंड्रा प्रदेश में है ना, और रेगिस्तान में उत्पादक है वो बहुत ही कम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए? तो जिन लोगों ने ए आंसर किया सबका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, ए। और कहाँ ज्यादा तो मूंगा चट्टान में ज्यादा पाया जाता है उत्पादक, सदाबहार वनों में, डेल्टाई वाले क्षेत्र में, है ना, ज्वार नदमुख, और डायरेक्ट ज्वार नदमुख अभी बताया, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। तो इन सभी स्थानों पे जो आपका उत्पादक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और कहाँ सबसे कम तो टुंड्रा प्रदेश में और रेगिस्तान में। चलिए चलते छठवां क्वेश्चन में। हमारा छठा क्वेश्चन क्या देखो, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? बहुत बड़े क्वेश्चन है। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, है ना। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सभी लोग आंसर कर लेंगे। तो एशियाई शेर हमारे भारत में देखा जाए तो गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। गुजरात में एक उद्यान है ना, जिसका नाम है गिर, ठीक है, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जो एशियाई शेरों के लिए, जो एशियाई, ठीक है, जो एशियाई शेरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए क्या है जी, बहुत ही प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पूछेगा कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जानते हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं। किसको? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को टाइगर, ठीक है, टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एशियाई शेर की बात किया गया इस क्वेश्चन में, तो एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में गिर नेशनल पार्क में एशियाई शेर है वो पाए जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और टाइगर स्टेट के नाम से किस स्टेट को जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए गए हैं, देखो, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही जो नामीबिया से जो चीते लाए गए थे इसको यहीं छोड़ा गया था। कहाँ? कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में? ध्यान रखना है, ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जाएगा जी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और ध्यान रखना, जो कूनो वन्य जीव अभयारण्य है इसको 2018 में, ठीक है, 2018 में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, नेशनल पार्क बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है ना, बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और ये कहाँ अवस्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और ध्यान रखना, इसी वर्ष प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है, जन्मदिन के अवसर पर कहाँ से? नामीबिया से, कहाँ से? नामीबिया, ठीक है, नामीबिया से 8, ठीक है, नामीबिया से 8 जो चीते हैं, ठीक है, नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे उसको इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा, ठीक है, किसमें? तो कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। तो 8 चीतों को इसी राष्ट्रीय उद्यान में, इसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया? छोड़ा। किन्होंने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जिसमें से 8 में से 5 है जो मादा जो चीता है ना, और 3 क्या है आपके? नर चीते हैं। 3 क्या है? तो आपके नर चीते हैं, आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपके करंट अफेयर का भी मुद्दा रहा है ना। तो यहाँ क्वेश्चन बनने के इस बार बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो कूनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ध्यान रखना है। लेकिन अब ये वन्य जीव अभयारण्य नहीं, अब तो ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया, नेशनल पार्क बन गया। क्या बन गया? नेशनल पार्क 2018 में, ठीक है, 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है ना। तो
इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। और ध्यान रखना ये अभी वर्तमान में क्या बन गया आपका नेशनल पार्क बन गया, क्या बन गया जी नेशनल पार्क बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नेशनल पार्क बन गया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और नामीबिया से फिर 8 नामीबिया से लाए गए जो 8 चीते हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो इसी कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा, है ना, तो इसको भी ध्यान रखना। अब कब तो अपने जन्मदिन के अवसर पर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेंट की स्थापना किया गया है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप भी है ये, है ना। मैक्सिमम लोग इसका आंसर नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, ठीक है, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा जी अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, ठीक है। तो किस विद्यालय में विश्व बैंक द्वारा एकीकृत समुद्री क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के लिए नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोन मैनेजमेंट की स्थापना किया गया है, तो अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान में रखना है, आंसर क्या होगा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई, कहाँ तो चेन्नई में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा 9th क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है। आप सभी को पता होगा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ है, 1992 में हुआ है। ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का शहर, ठीक है, ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो, ठीक है, रियो ध्यान रखना है, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। तो इसी रियो डी जेनेरियो में 1992 में क्या हुआ था पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तभी से इस पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है, तो रियो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, है ना, इसीलिए इस का दूसरा नाम क्या है, तो रियो सम्मेलन। चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं आज के। देखिए निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस से निरीक्षण उपग्रह कौन सा है, ये भी बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है, ठीक है, आईसैट, जैसन, इबुकी और एनपोश, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा जो हमारे भारत का सर्वप्रथम विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस है जो निरीक्षण उपग्रह, मतलब कौन सा ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण उपग्रह है ना, ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इबुकी, सी, है ना, क्या हो जाएगा आपका इबुकी अर्थात सी आंसर इसका आपका सही है। तो होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जितने भी मैंने आपको बताया क्वेश्चन एक बार और देखिएगा जल्दी से, है ना, स्पीड बढ़ाकर देखिएगा। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद।